हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ और आपके अटूट विश्वास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने आपको कहा था कि 19 कैबिनेट मिशन योजना जब आई तो उसने तीन बातें कही कि अंतरिम सरकार का एक गठन हो और एक संविधान सभा बने और संविधान सभा की कार्यप्रणाली भी हमने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में भी उसने बातें कही। तो हम आपको यहाँ पे आज अंतरिम सरकार का गठन, चूंकि यह एक नया परिवर्तन है इसलिए यहाँ से प्रश्न आएंगे और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जहां जहां से परिवर्तन होंगे क्वेश्चन वहां वहां से आएंगे। ये पढ़ने का बढ़िया तरीका होता है। आप चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ें, जब परिवर्तन हुआ है, जहां परिवर्तन हुआ वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखें। तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को ये लॉर्ड वेवेल थे, उस समय वायसराय, लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को उस समय ये आमंत्रित किया कि आइए आप सरकार का गठन करते हैं। और 24 अगस्त, ये तारीख तो जल्दी नहीं पूछती फिर भी नोट कर लीजिए आप, 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल मतलब ये अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई। वहां आमंत्रित किया गया, एक तरह से अंतरिम सरकार जो है अंतरिम ये एक बार जैसे होता है ना कि एक बार हल्का सा बताया गया कि नहीं आप आइए सरकार बनाइए, ये औपचारिक घोषणा हो गई। अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा आप कह सकते हैं, लॉर्ड वेवेल ने करी कि भाई आप जो है औपचारिक रूप से आइए सरकार बनाइए। हालांकि 1 अगस्त 1946 को जब ये बात आ गई कि नहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया। उन बातों को हम थोड़ा सा आपको माउंटबेटन योजना में बताएंगे। 16 अगस्त 1946 को वो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे लगाया। वो सांप्रदायिक दंगा हो गया, वो बातें थोड़े बाद में बताएंगे। अभी अंतरिम सरकार की बात करते हैं। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग मंत्री बने, क्या हुआ, सफल रहा कि नहीं सफल रहा, या एक प्रयोग, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। वहां से एक प्रश्न जो तथ्यात्मक पूछे जाते हैं कि भाई जो उस समय जैसे नॉर्मल होता है ना कि प्रधानमंत्री जो बनेगा वही अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए। तो यह जो है उस समय ये सारे लोग जो है वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके सदस्य हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष, उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को जब यह सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू एक तरह से वायसराय की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष थे और जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय थे, ये अध्यक्ष थे। तो यहां एक प्रश्न जो है बन जाता है और ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाता है कि अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पद पर कौन था। तो नॉर्मल दिमाग में व्यक्ति के ये रहता है कि यार जो जिसके नेतृत्व में सरकार बनेगी वही उसका अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष, और वहां पे ऑप्शन देता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि। तो उपाध्यक्ष ये थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष कौन था, वो लॉर्ड वेवेल थे वायसराय। तो जब वहां पे लॉर्ड वेवेल आएगा, जवाहरलाल नेहरू आएगा, तो लोग अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड वेवेल को, अरे इनको जवाहरलाल नेहरू को मान देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को ठीक कर देते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन होते हैं इसको दूर कर लीजिए यहीं पर। तो फिर से हम हल्का सा बताते हैं आपको। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा हो गई और अब 16 अगस्त को जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसको अभी बाद में बताएंगे आपको। 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर, ये डेट बहुत पूछी जाती है। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व, JL नेहरू,
के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अब भाई अंतरिम सरकार का गठन हुआ, वो तो दोनों को बुलाए थे, लॉर्ड वेवेल ने सबको कहा था आने को, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। तो पहला यही बात कि मुस्लिम लीग क्या इसमें शामिल हुई, तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग पहले तो शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई क्योंकि उसकी मांग पर इन लोगों ने विचार ही नहीं किया, शामिल नहीं हुई। लेकिन 24 वेवेल ने बहुत सारा इनको प्रलोभन दिया। बाद में हुआ ये कि जो कांग्रेस के जो सदस्य, जो मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, उनकी ये भी मांग रहती थी ना कि भाई हमारे जिनको हम नामित करें वही लोग जो है सरकार में शामिल हों, वही लोग किसी वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हों, अर्थात हम उनको नामित करके भेजें, उन्हें ये माना जाए। अगर कांग्रेस का कोई मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल है, अगर कांग्रेस का कोई मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल है, तो वो उसका विरोध करते थे। वो बोलते थे नहीं, हम इन्हें नामित करेंगे तो उसी व्यक्ति को माना जाएगा कि ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उनको मुस्लिम से नहीं, लेकिन अब ये राजनीति हो रही थी कि भाई जो हमारे द्वारा नामित किया जाएगा व्यक्ति, वही जो है हमारा प्रतिनिधि माना जाएगा। बाकी कांग्रेस का जो प्रतिनिधि अगर वो मुस्लिम है भी तो भी उसे नहीं माना जाएगा। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को लॉर्ड वेवेल ने 26 अक्टूबर, अब चूंकि यहां एक परिवर्तन हो रहा है, पहला आपने देखा कि 1 अगस्त, ये तो बहुत नहीं पूछता कि आमंत्रण दिया, हल्का सा औपचारिक बातें हुई। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा, ये थोड़ी सी याद करने वाली बात है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। औपचारिक घोषणा हुई, अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा लॉर्ड वेवेल के द्वारा 24 अगस्त 1946 को हुई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इसको तो एकदम बिल्कुल अंडरलाइन करके नोट करिएगा। और मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के आग्रह पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। एक तो यह हो गया कि भाई मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुई, बाद में अंतरिम सरकार में शामिल हुई। ये बात हो गई। अब शामिल हुई तो क्या क्या परिवर्तन हुए उसको आपको जानना है, इसको जरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड वेवेल ने कहा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई। 26 अक्टूबर 1946 को वेवेल के आग्रह पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और किस शर्त पे शामिल हुई उसे भी जान लीजिए। उस समय कांग्रेस द्वारा जो नामित व्यक्ति थे इस अंतरिम सरकार में, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, वायसराय के कार्यकारिणी वायसराय अध्यक्ष हुआ करते थे। सबको कुल मिला जुला के 14 सदस्य थे। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। 14 सदस्यीय ये परिषद थी। 14 सदस्यीय परिषद थी जिसमें अध्यक्ष वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल, बाद में माउंटबेटन हो गए 1947 में, जब वो वेवेल को वापस बुला लिया गया और जब ये आ गए माउंटबेटन आ गए। तो अध्यक्ष वायसराय, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये लॉर्ड वेवेल। तो उपाध्यक्ष थे ये। इसका विशेष ख्याल रखिएगा
क्योंकि अध्यक्ष पूछेगा और आप अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को मार के आएंगे। ऐसा हम लोगों से भी गलतियां हुई जो हम लोग कंपटीशन दिया करते थे। तो चूंकि मुझसे जो गलती हुई उसको हम चाह रहे हैं कि आप गलती ना करें, इस नाते ये जो मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार गलती हुआ तो फिर मैंने इसका बढ़िया नोट्स बनाया और 2 सितंबर 1946 को इनको बुलाया गया। ये बातें हो गई। अच्छा, हम अभी कह रहे थे कि जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो परिवर्तन क्या हुआ। मुस्लिम लीग जब शामिल हुई तो 3 व्यक्ति जो कांग्रेस द्वारा नामित थे, 3 व्यक्ति जो कांग्रेस द्वारा नामित थे, उनका नाम पूछता तो जल्दी नहीं, फिर भी कभी कोई पूछ लेगा। सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस, और सर सफात अहमद खां, इन 3 व्यक्तियों को हटा दिया गया और मुस्लिम लीग द्वारा नामित 5 व्यक्तियों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। तो चूंकि ये परिवर्तन हुआ तो प्रश्न पक्का बनेगा कि भाई किनको हटाया गया और कितने लोगों को। 5 व्यक्तियों को। ये सभी लोग क्या थे? मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे। मुस्लिम लीग द्वारा नामित मतलब इन्होंने इनका नाम सुझाया और तो इनको ये कहा गया कि यार ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम भारत में एकता बनी रही। यह प्रयास था अंग्रेजों का, उनका ये बना। हालांकि प्रयास तो बांटने का उन्होंने ऐसा बीज बो दिया था कि बंटना तो था ही, लेकिन अब क्या है कि वो अभी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वो चाह रहे हैं कि कैसे ही व्यवस्था बनी रहे, कैसे भी ये व्यक्ति मान ले। मुस्लिम लीग द्वारा नामित ये 5 व्यक्तियों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। 3 लोगों को हटाया गया, उसमें सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां। ये 3 व्यक्ति थे जिनको हटाया गया। ये लोग कांग्रेस के थे, जिनको हटा दिया गया। मुस्लिम लीग की ये बात मान ली गई। उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग ने अपना वो पाकिस्तान की मांग को नहीं छोड़ा और ये लोग जब शामिल हुए तो अंतरिम सरकार में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य इनका यही था कि यहां रहकर हम पाकिस्तान की मांग करेंगे, अलग राज्य की मांग करेंगे, अर्थात बात बात पे विरोध करेंगे। पाकिस्तान की मांग को वो मतलब बिल्कुल उससे वो समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। जिसके नाते अब हमने आपसे पूछा था कि क्या यह एक सफल निकाय साबित हुआ या विफल। तो अब ये तो कहानी तो देख रहे हैं आप लोग। बेबेल प्रस्ताव लिथगो से शुरू हुआ, अगस्त प्रस्ताव से कार्यक्रम शुरू हुआ। अगस्त प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में और बेबेल योजना में, हर जगह यही शिमला सम्मेलन सब जो है विफल होते जा रहा है। सफल निकाय नहीं, सफल निकाय या विफल निकाय। तो भाई विफल तो हो ही जाएगा जो ये लोग मतलब इनके असहयोग और मुस्लिम लीग के असहयोग की वजह से, मुस्लिम लीग असहयोग नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से, असहयोग क्या कहेंगे आप, विरोध की वजह से इनको यह एक विफल निकाय साबित हुआ। हालांकि ये जो मांगते थे, इनके द्वारा एक नामित व्यक्ति थे लियाकत अली खां, इनको वित्त मंत्री बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हम आपको अभी चार्ट बना दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार में कितने लोग थे, कौन कौन विभाग उनको मिले हुए थे। अंतरिम सरकार बाद में अंतिम सरकार का पूछता है, जो बाद में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी। यह भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में है।
तो इसको भी नोट करना जरूरी होता है क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। तो बात समझ में आ गई ना। यह एक विफल निकाय क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई लेकिन विरोध किया। हर बात उनकी मानी गई, लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, अलग देश के लिए लड़ेंगे, और इसलिए अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से। अब आपको एक हम चार्ट बना देते हैं कि कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल हुए, कौन कौन लोग अंतरिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार 1946, आप इस चार्ट को जरूर अपने नोट में बना लीजिएगा। अंतरिम सरकार 1946। इधर व्यक्ति का नाम लिख देते हैं और इधर धारित विभाग, इधर सदस्य, इधर धारित विभाग कि किस विभाग का कौन मंत्री बनाया गया। विभाग। तो पहले व्यक्ति वही जवाहरलाल नेहरू, जो राष्ट्रमंडल, मतलब ये प्रधानमंत्री भी हुए और विदेश विभाग भी इनको हुआ, विदेश मामले। पूछता है कि उसमें विदेश मंत्री कौन था? यही थे। दूसरे जो हुए उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये बाद में भी गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तीसरे व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री। कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दिया गया। जान मथाई, जान मथाई, जान मथाई जो थे वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उद्योग मंत्री, उद्योग। इसके बाद आपके जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। कुल 13 लोग थे, वायसराय को लेकर 14 लोग थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, नाम से ही क्लियर है, देख लीजिए, सरदार बलदेव सिंह। यह भी एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, आईएएस में ये क्वेश्चन था, और वल्लभ भाई पटेल और बलदेव सिंह एक साथ दे दिए गए थे। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे, 2009 की बात कर रहा हूं, तो वहां ये गलती हो गई थी। तो ये देख रहे हैं यहां से क्वेश्चन, रक्षा मंत्री। और 7वां व्यक्ति लियाकत अली खान लिख सकते हैं आप, वित्त मंत्री। CH भाभा, CH भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। 8वां लियाकत अली खान, इनको बहुत पूछता है लियाकत अली खान को, क्योंकि ये मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे व्यक्ति। और वित्त विभाग मेन तो यही होता है, वित्त। अर्थ है तो सब समर्थ है, अर्थ नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। तो चूंकि वित्त विभाग सबसे मेन विभाग होता है, ऐसा इनको दिया गया, तो इसलिए इनको सर्वाधिक पूछता है। इसको जरा आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम जो है
पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जान मथाई उद्योग मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को कई बार पूछा रक्षा मंत्री, CH भाभा कारखाने एवं ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली खां को याद रखिएगा वित्त मंत्री। अब जो है दूसरे 8 लोग हो गए, 5 लोग और हैं वायसराय को छोड़ के, ये 13 लोग वायसराय के लेके 14 लोग। तो आगे जो है सी राजगोपालाचारी, 9वें व्यक्ति हो गए अब्दुल रब नस्तर, 9वें हो गए अब्दुल रब नस्तर। इसको आप लोग जो कहीं कहीं नस्तर मिलता है, कहीं कहीं नस्तर मिलता है, याद करने के लिए बार बार जरा देखते रहिएगा। कुछ ही लोगों को पूछा जाता है, याद हो जाएगा। अब्दुल रब नस्तर को कभी तो पूछता नहीं, लेकिन ये भी फिर भी। डाक खान, डाक वायु रेलवे में सब, डाक वायु रेलवे। सी राजगोपालाचारी, इनको पूछता है सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, राज गोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे उस समय, जो HRD मिनिस्टर, आजकल मानव संसाधन विकास मंत्री, आज फिर शिक्षा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्री केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान है। 11वें थे आई चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्री, आई चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्री। और 12वें हैं गजनफर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री, गजनफर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और 13वें आखिरी योगेंद्र नाथ मंडल, जो विधि मंत्री, योगेंद्र नाथ मंडल। इनको ये बार बार पूछता है, ये दलित समुदाय से थे लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे, इस नाते ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल, हमने आपको बताया भी कि मुस्लिम लीग द्वारा नामित 5 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, और वो ये मानते थे कि जिनको हम शामिल करेंगे वही माने जाएंगे कि हमारे प्रतिनिधि। भले कांग्रेस के 3 लोगों को हटाया भी गया, अब्दुल रब नस्तर डाक वायु रेलवे, सी राजगोपालाचारी, इनको याद रखिएगा शिक्षा मंत्री, ये लोग तो जल्दी पूछे नहीं जाते। योगेंद्र नाथ मंडल को पूछता है विधि मंत्री। तो इस चार्ट को थोड़ा नोट कर लीजिएगा और इसे जो है याद रखिएगा। तो अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुआ, कारण हमने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य ही यही था कि भाई जो है हम शामिल इसलिए हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मांग करते रहेंगे। तो लगातार वो जब कोई बात आती तो पाकिस्तान की मांग करते, तो देश में जो है वो सरकार एक तरह से असफल ही हो गई। और अब जो है इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात कही है, जिसको आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह एक सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। इन्होंने कोट किया इस पर, यह एक सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के संबंध में इनका यह स्टेटमेंट था जो बार बार पूछा जाता है। तो ये था अंतरिम सरकार का गठन। सफल नहीं हुआ, विफल हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये जितने लोग थे सभी लोग वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तो ये एक विफल निकाय हुआ। अब हमने आपको कहा कि भाई अंतरिम सरकार का गठन, और यहां से क्वेश्चन आते जरूर हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे है माउंटबेटन योजना। तो हमने आपको बताया कि जब
ये बात कही गई कि भाई अंतरिम सरकार बनेगी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनेगी। तब जो है जैसे ही घोषणा हुई 1 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को औपचारिक घोषणा हुई। 1 अगस्त की घोषणा के बाद ही, 1 अगस्त 1946 की घोषणा के बाद, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946, ये बहुत पूछा था, 16 अगस्त 1946 को, इंग्लिश में उसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, और हिंदी में उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मतलब ये लोग पूरी तरह अब बिल्कुल आ गए, बिल्कुल दंगे के मूड में आ गए कि नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, हम जो है इस बात को मानेंगे नहीं, हमें भी हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हमें अलग पाकिस्तान दे दिया जाए। अलग पाकिस्तान देश के इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। एक बात और हमने उधर बताई थी ना, 22 दिसंबर 1946 को उन्होंने खुशी मनाया था जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। वो जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया और विरोध स्वरूप जो कांग्रेस के 8 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दिया, तो वहां भी एक बार ये लोग मनाए थे, खुशी मनाए हुए थे। और यहाँ जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इन्होंने कहा बिल्कुल हम इसे मानेंगे नहीं, हमारे लिए अलग राज्य की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। देश में बिल्कुल सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और लॉर्ड बेवेल को बुलाया गया, लॉर्ड बेवेल को वापस बुला लिया गया और यहां पर माउंटबेटन को भेजा गया। लॉर्ड बेवेल को उधर से बुला लिया गया और यहां पर जो है माउंटबेटन को भेजा गया। आप देखेंगे मुस्लिम लीग शामिल भी हुई अंतरिम सरकार में, तो वहां भी गतिरोध पैदा किया, वहां भी जबरदस्त कुछ नहीं होता, केवल हमें पाकिस्तान चाहिए। और मुस्लिम लीग ने 2 बातें, एक तो अंतरिम सरकार में शामिल ना होकर इसने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, एक जगह और शामिल नहीं हुई, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, अंतरिम सरकार में शुरू में शामिल नहीं हुई, अपना इरादा जाहिर कर दिया कि नहीं यार हम, बाद में बहुत मान मनोबल के बाद शामिल भी हुई। तो शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि पाकिस्तान के लिए लड़ना है। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो वो हम आगे आपको संविधान सभा में सब बातें बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, जिससे अब ये स्पष्ट हो गया कि भारत की एकता से उनका कोई लेना देना नहीं है, भारत में एकता रह ही नहीं सकती, अब बंटवारा होके रहेगा। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और भारत अब जो है तो अब क्या हुआ, अब वहां पे जो क्लेमेंट एटली थे, ऐसी परिस्थितियों में क्लेमेंट एटली जो थे उन्होंने एक घोषणा करी हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने एक घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये घोषणा करी हाउस ऑफ कॉमन्स में, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट एटली। इन्होंने यह घोषणा करी कि सत्ता का हस्तांतरण हो जाए 30 जून, इन्होंने कहा कि ये डेट देखिए 30 जून 1948 तक भारत को ब्रिटिश सरकार छोड़ देगी। 30 जून 1948 तक भारत को ब्रिटिश सरकार छोड़ देगी
अर्थात सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, भारतीयों को उनका देश सौंप दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगी और छोड़ देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को बेबल को वापस बुला ले गया। लॉर्ड माउंटबेटन को यहां भेजा गया, भारत में भेजा गया। ये 31 मार्च 1947 को भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन। 31 मार्च या 24 मार्च, सॉरी 24 मार्च, डेट थोड़ा सा, 24 मार्च 1947 को भारत आए। भारत आए और यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श किया। यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श किया, यह कहा कि भाई ये अब मुस्लिम लीग मानेगी नहीं, देश का बंटवारा तो होके ही रहेगा। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा करी कि 30 जून 1948 तक हम ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे, अर्थात भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। और उन्होंने यह कहा कि इस बेबल को बुला लिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को इस कार्य के लिए भेजा गया कि आप जाइए ये काम करवाइए। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। अच्छा, तो अंतरिम सरकार की अभी भी व्यवस्था चल रही थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय बन के आए, तो वह उसके अध्यक्ष हो गए। तो एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, पहले जब शुरुआत में अध्यक्ष लॉर्ड बेबल हुए, बाद में लॉर्ड माउंटबेटन हुए। वायसराय के क्या, वायसराय जो होता था वही अध्यक्ष हुआ करता था। अंतरिम सरकार का हेड भी मान लीजिए, हेड तो वैसे ये थे जैसे आज, अब ऐसे समझ लीजिए, आज जैसे वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति ये संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री व्यावहारिक प्रमुख होता है। सेम ऐसे, मतलब ये समझने के लिए कह रहा हूं, उस समय तो वायसराय बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था एक तरह से थी। इसको ऐसा ना मान लीजिएगा कि अंतिम है, ये केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आज की जैसी व्यवस्था करीब करीब वैसी ही व्यवस्था थी। अभी भी प्रमुख कौन होता था, वायसराय, लेकिन कार्य कौन करता था, जो उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप। और अब क्या हुआ, तो इन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और फिर चले गए ब्रिटेन में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी। तो उनको क्या था, उनको तो जो है भारत विभाजित हो जाए, भारत खंड खंड हो जाए, हो सकता है फिर से उपनिवेश बने, उनको तो प्रसन्नता थी। भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, वहां से संस्तुति कराई, प्रस्तुत की, और वहां से स्वीकार्यता लेके आए, मतलब स्वीकार्यता ब्रिटिश संसद की, स्वीकार्यता ब्रिटिश संसद की, मतलब ब्रिटिश संसद से इन्होंने पास करवा लिया। उनसे कह दिया कि यार, उनके सामने रखा और उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, भारत को बांट दो, जाओ जो चाहो। ब्रिटिश संसद की स्वीकार्यता लेके आए। और यहां फिर से 3 जून, ये डेट आपको याद रखनी है, 3 जून 1947 को इन्होंने अपना ये कि इसको माउंटबेटन योजना, मतलब भारत विभाजन योजना की, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना, चूंकि माउंटबेटन ने इसे प्रस्तुत किया, माउंटबेटन ने इसे दिया, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत करी 3 जून 1947 को, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कभी कभी इसको मन बाटन योजना भी कह लेते हैं, मन बाटन योजना। क्या हुआ, मन बट गए, मन बाटन योजना कहते हैं। 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना, अलग अलग नाम है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। 3 जून, कहीं 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 पे बाल्कन योजना भी कह लेते हैं, लेकिन ये मन बाटन योजना, माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना, ये 3 बातें जो है पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। हालांकि जब इन्होंने ये योजना प्रस्तुत करी तो इनसे इसी बीच में गांधी जी मिले। गांधी जी ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि जिन्ना को आमंत्रित कर देते हैं सरकार बनाने के लिए, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्त विरोध किया।
उन्होंने कहा यार ये आदमी जिन्ना की वजह से इतना उपद्रव हो रही है पूरे देश में, बंगाल में, पंजाब में, नोआखाली से दंगे शुरू हुए थे। आज के वर्तमान का जो बांग्लादेश, पूरे देश में दंगा ही दंगा, सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया। लेकिन अभी भी गांधी जी प्रयासरत थे कि दंगे से देश को बचाया जा सके। इस गांधी जी के अकेले इस प्रयास को देखते हुए माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स का, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब चूंकि ये प्रकरण आ गया इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया बी वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये वैसे है वो इतिहास का प्रश्न, लेकिन आ गया तो अब बात आ गई तो मैंने आपको कह दिया। गांधी जी ने विभाजन को टालना चाहा, इस नाते यह प्रयास किया, लेकिन गांधी जी के इस प्रयास में सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये नेहरू दोनों लोग सहमत नहीं हुए, जिस नाते वो जो है, हालांकि वो प्रयास तो बहुत किए, तो उनके इन प्रयासों को देखते हुए माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको कहा और यह योजना प्रस्तुत की। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान को 13 करोड़ रुपए दिए गए और गांधी जी उसके अनशन पर बैठ गए कि भाई इन लोगों को पैसा दिया जाए, आखिर ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। ये सारी बातें वैसे इतिहास की हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ बताया। अब जो 1947 का भारत शासन अधिनियम है उसके फैक्ट को हम आपको अगले क्लास में देंगे। अभी आपको अंतरिम सरकार का गठन और माउंटबेटन योजना की हल्की सी झांकी आपको हमने बताई है। अब वो 1947 का भारत शासन अधिनियम आपको बताएंगे और संविधान सभा, जहां से वास्तव में फिर से हमारा संविधान शुरू होगा। आपको भी थोड़ा मजा आएगा। अभी तो ये फिर फैक्चुअल और थोड़ा सा जो है टिपिकल पोर्शन रहा। तो ये एक मैंने आपसे कहा था कि 1935 के बाद की इतिहास की एक हल्की हल्की झलक है जो हमने आपको यहां दी। इसको ध्यान से जरा पढ़िएगा। आपने ये जो समय अपना अमूल्य जो आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको माउंटबेटन का पूरा जो वो 1947 का भारत शासन अधिनियम है, जहां पूरा एक्ट समाप्त हो जाएगा, जो हमने शुरुआत करी थी 1773 से, तो हम बाद में देखेंगे। तो उसका एक समरी क्लास भी बनाएंगे जिसको आपको एक चार्ट में हो सकता है दें, लेकिन फिलहाल आप जो है मेरे क्लास को क्रम से देखते हुए आइएगा, तो आपको थोड़ा सा जो है बढ़िया से चीजें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।